नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मन लाइफ तैयारी आप लोगों की चल रही होगी और रिवीजन भी कर रहे होंगे। देखिए, पुलिस कांस्टेबल बच्चों के लिए 20 दिन का भी टाइम नहीं बचा अभी, ठीक है। साथ ही जो वीडियो वीपीडीओ स्नातक स्तरीय एग्जाम है उसके आपके 65 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। तो अच्छे से चीजों को रिवाइज कीजिए और जो चीजें अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं आ रही है तो उसको फोकस किया जाता है। जैसे रीजनिंग को किसी को दिक्कत होती है, रीजनिंग जैसे मैथ और रीजनिंग क्या होती है ना, रीजनिंग किसी को नहीं आती है तो वो क्या होता है 10 नंबर की आती है। तो आपको क्या करना है, अभी से लेके 60 दिन तक लगातार आप डेली बेसिस पे एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। या जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा है, जो 10 चैप्टर मैंने बताए थे आपको, ठीक है, तो रीजनिंग का भी वो 10 चैप्टर 1 घंटा उस चैप्टर को सीखिए, फिर उसके प्रैक्टिस कीजिए यूट्यूब से, ठीक है। तो आपको वो चीजें आसान हो जाएंगी और 10 में से 7 8 9 नंबर आराम से आप लोग वहां पे ले आएंगे। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, जो भी आपका वीक सेक्शन है, ठीक है, चाहे हिंदी है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे जीएस है, चाहे रीजनिंग है या कंप्यूटर, जो भी है मतलब, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करना है आप लोग को, ये भी ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा टॉप जीके जीएस का यहाँ पे 8वां लेक्चर रहने वाला है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताना इसको, ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है। मतलब कह रहा है कौन सा जो निकाय है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए, अगर पहली बात करते हैं संवैधानिक स्टेटस की बात करेंगे तो यहाँ पे आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब इसके पहली चीज तो कौन से आर्टिकल में आता है आप लोग लिखेंगे यहाँ पे कमेंट में, ठीक है। देखिए, होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग जाके पढ़ेंगे इसके बारे में, पॉलिटी की बुक उठाएंगे या जो भी आप बुक पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग पढ़ेंगे तो आपको वहां पे इसका अमेंडमेंट दिखेगा, आपको ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था या नहीं था वही मिलेगा आपको, इसका कौन सा आर्टिकल है वही मिलेगा। अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप इजीली उसको कर लेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स जो होता है आयोग, ठीक है, कमीशन। राष्ट्रीय विधि आयोग, लॉ कमीशन, यहाँ भी जो है ये भी आपका क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ये भी क्या है आपका, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मतलब ये संवैधानिक निकाय यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, किसकी बात कर रहा है, राष्ट्रपति की बात कर रहा है, ठीक है। अब राष्ट्रपति के आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जो लिखे हुए हैं आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक, ठीक है। और ये जितने भी 10 के 10 आर्टिकल है ना, ये याद होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अब पहली बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। बिल्कुल क्या है आपका, ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। क्या यहाँ पे योग्यता की बात की हुई है आर्टिकल 52 में, आप लोग बताएंगे, ठीक है। नहीं, यहाँ पे योग्यता की बात नहीं करी हुई है, ठीक है। चलिए, तो ये गलत हो जाएगा आपका। कौन से आर्टिकल में की गई है, चलिए आप कमेंट बताएंगे आप लोग। चलो, राष्ट्रपति, दो टॉपिक हो गए आपके लिए, ठीक है। राष्ट्रपति भी आपको पढ़ना है एक बार। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल सही। देखिए, महाभियोग जो है ना आर्टिकल 61 में आता है, इंपीचमेंट वाला, ठीक है। और ये हमने कहां से बोरो कर रखा है, तो ये हमने लिया हुआ है जो आपका यूएस है, ठीक है। तो यूएस के संविधान से हमने इंपीचमेंट वाला प्रेसिडेंट के ऊपर लिया गया है। ये आर्टिकल 61 में आता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 61 वाला लास्ट है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा आपका। तो ओनली 2 बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर यूएसएसआर। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कहां से ली गई है, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है, ठीक है। देखिए, फंडामेंटल राइट है वो हमने कहां से लिए हैं, यूएसए से लिए हुए हैं। ब्रिटेन संसदीय प्रणाली हमारी है वो हमने कहां से ली, ब्रिटेन से ली हुई है, ठीक है। तो इस टाइप से इन चीजों को याद कर लेना। अगला है, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। देखिए, जो हमारी न्यायपालिका है ना, हमारी जुडिशरी जो है वो मैंने आपको बताया था रिट जारी करती है। 5 टाइप की रिट होती है, आर्टिकल 32 में हमारी दी हुई है, कितनी 5 दी हुई है, ठीक है। तो ये हमने कौन से संविधान किस देश के चीजें ली हुई है, मतलब, ठीक है, ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर दक्षिण अफ्रीका से। तो ये ली हुई हमने ब्रिटेन से ली हुई है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले कहा था 1935 का जो एक्ट था इसके अकॉर्डिंग हमारा 70% क्या हुआ है यहाँ पे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसी के ऊपर बेसिस है। बाकी 30% हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री से क्या है बोरो कर रखा है, ठीक है। पांचवा है यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। अब यहाँ पे हाई कोर्ट की बात कर रहा है, सॉरी, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है। दो चीजें उनके बारे में बात कर रहा है कि समस्त कार्यवाही जो है आपकी, मतलब समस्त जो कार्रवाई होती है ना यहाँ पे वो अंग्रेजी भाषा में होगी। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा जितने भी स्टेट, जितने भी मतलब कुछ मतलब स्टेट नोटिफिकेशन आते हैं या फिर जितनी भी वहां पे हायरिंग वगैरह होती है मोस्ट ऑफ इंग्लिश में ही रहती है, ठीक है। देखिए, वो कहाँ पे लिया हुआ है, देखिए अनुच्छेद 345 में, अनुच्छेद 346 में,
अनुच्छेद 347 में या फिर अनुच्छेद 348 में। तो ये कहाँ पे लिखी हुई है? ये लिखी हुई है अनुच्छेद 348 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये होता है जो हाईकोर्ट होती है ना, हाईकोर्ट में अगर स्टेट चाहे तो वहां पे हिंदी अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है, मराठी है, गुजराती है, इस लैंग्वेज में भी कर सकता है। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे ये मेन जो लिखा हुआ अंग्रेजी भाषा वाला वो आर्टिकल नंबर 348 में लिखा हुआ है। ठीक है, जो आर्टिकल भाषा वाला है ना, भाग 343 से लेके 351 तक। ठीक है, इसको भी एक बार पढ़ लेना इसमें, क्योंकि देवनागरी लिपि वगैरह के बारे में इसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनको एक बार पढ़ लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। छठा है यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? अनुच्छेद 352, सॉरी 92, 393, 394 या 395 में। तो ये कहां पे लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 393 में क्या बोला गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा था कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? आर्टिकल 393 में। ठीक है, सातवां है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, ब्राह्मणी, नागवली, स्वर्णरेखा या फिर वसुंधरा। तो इनमें से बोला गया है कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? देखिए आप दो चीजें हैं। ठीक है, ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है। ठीक है, अब देखिए वेस्टर्न घाट में जो रिवर गिरती है ना, यहाँ वो एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है। और जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, यहाँ पे अरब सागर हो गया आपका, यहाँ पे आपका बंगाली खाड़ी हो गई। तो यहाँ पे जो रिवर जैसे हमारी गंगा है, ब्रह्मपुत्र, ये यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है डेल्टा, क्योंकि अपने अवसाद लाती है वहां के लोग, तो ये डेल्टा का निर्माण क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो क्या करती है हमारी, ईस्टर्न मतलब जो पूर्व की तरफ जा रही है, तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। और वेस्टर्न साइड में जो रिवर जाती है, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ठीक है, पेरियार हो गई, तीन रिवर तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। जैसे मूसी रिवर हो गई, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो ये क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है यहाँ पे, सॉरी एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, और पूर्व वाली डेल्टा का निर्माण करती है। अब क्वेश्चन क्या बोला गया कि कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं यहाँ पे? ठीक है, अब पहली बात है यहाँ पे ध्यान से देखना इसको, जो नागवली है ये निकलती है पूर्वी घाट से। ठीक है, और अगली आपकी वसुंधरा, ठीक है, ये पूर्वी घाट वाली रिवर है। तो ये हो जाएंगी आपकी B1, 2 और 4। ठीक है, 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आज मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रख रखे हैं यहाँ पे, जैसे वीडियोस में एक दो टॉपिक भी आपको कवर करा दूंगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद। अब देखिए पहला वाला जो पहला वेद माना जाता है वो ऋग्वेद को ही माना जाता है। ठीक है, यह सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? क्वेश्चन पूछेगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, अगला है, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वेद जो ऋग्वेद है इसको पढ़ने वाले जो होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? होत्र कहा जाता है, इनकी ऋचाओं को जो पढ़ता है। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे, इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा जाता है। देखिए सब मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको रिवीजन भी करवा रहा हूं यहीं पे। ठीक है, आपका यहाँ पे ऋग्वेद वाला चैप्टर पूरा ये मतलब टॉपिक जो कवर हो जाएगा। तो जो आपका ऋग्वेद का तीसरा मंडल है वहां पे गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछता भी है। चौथा है, इस वेद के 9वें मंडल में सोमरस जो सोम देवता है, ठीक है, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछा गया है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण, अब 4 वर्ण कौन कौन से थे? एक था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उनका उल्लेख है। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन से मंडल में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है? तो कौन से में? 10वें मंडल पे यहाँ पे किया गया है। ठीक है, ये देखिए 2 से 3 मिनट में आपका टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगला है, इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। किसमें? ऋग्वेद के अंतर्गत। ठीक है, अगला है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। देखिए अब जो गोत्र आप देखते होंगे ना, कहते हैं ना कौन सा तेरा कौन सा गोत्र है, क्या है। ठीक है, तो ये गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो भी वेद में ही मिलता है। कौन से में? ऋग्वेद के अंदर ही मिलता है। ठीक है, अगला है, इस वेद में गाय के लिए अगन्य, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाय के लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो अगन्य हुआ है। किसमें? वेदों में। ठीक है, अगर आप अभी वेद वगैरह पढ़ेंगे उसमें अगन्य शब्द होगा, मतलब तो वो गाय के बारे में क्या कर रहा है, वहां पे चीजें बातें कर रहा है। क्लियर है? तो देखिए ऐसे टाइप से मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपको वो भी चीजें करवा दूंगा। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताना कि आपको मैंने करना चाहिए या फिर सीधे आपको यहाँ पे क्वेश्चन ही बताने। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए प्रति चक्रवात आता है, एक प्रति चक्रवात आता है। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन दो चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एंटी साइक्लोन की बात कर रहा है। देखिए इसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है। पहली बात कह रहा है, क्या इसके जो केंद्र होता है ना, सेंटर, इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो इसके सेंटर में क्या वायुदाब जो होता है वो उच्च होता है? तो पहला क्वेश्चन तो ये बोला। हाँ जी, तो देखिए पहला दिया हुआ है उच्चतम होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उच्चतम होता है यहाँ पे। ठीक है, अगला है, इसमें
हवा की दिशा केंद्र से परिधि की कह रहा है, इसमें हवा की जो दिशा होती है ना वो केंद्र से परिधि की होती है, बिल्कुल सही होती है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है। हाँ, जो भूमध्य है ना, जो भूमध्य रेखीय एरिया भाग है तो वहां पे इसका पूर्णतः अभाव रहता है, सही बात है ये भी, ठीक है, पृथ्वी चक्रवात का, तो ये भी सही है, तो बिल्कुल यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। नौवां है महासागर की भूपट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता है, ठीक है, जो महासागर की भूपट्टी है ना उसमें मुख्य रूप से किसकी बहुलता पाई जाती है, सिलिका की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनिया की, या फिर एएनबी दोनों। देखिए अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें सेकेंडरी चैप्टर है आपका ये वाला, ठीक है, भूपट्टी वाला, तो इसको एक बार देख लेना। तो यहाँ से ये मैग्मा वगैरह बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पे कोर है, यहाँ पे मेटल है, ठीक है, ये क्या क्या होते हैं करके, यहाँ पे फिर ज्वालामुखी फॉर्मेशन वगैरह भी होता है, तो इसके बारे में एक बार देख लेना आप लोग। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपका सिलिका होता है और मैग्नीशिया होता है, ठीक है, इसकी बहुलता पाई जाती है भूपट्टी के, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एन बी, हाँ ए एन बी दोनों राइट हो जाएंगे यहाँ पे, क्लियर है। 10वां है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य कह रहा है। पहला है पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्वती कहते हैं जिसकी मोटाई गहराई 35 किलोमीटर तक होती है, ठीक है, पहला तो आपको ये दिया हुआ है, और पहला आपका क्या है, इनमें से बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है समुद्र तल पर भूपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है, बिल्कुल सही है आपका। अगला है भूपट्टी के नीचे मेंटल, ठीक है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, बिल्कुल सही बात है ये भी, ठीक है, तो ये तीनों सही रहेंगे यहाँ पर भी। देखिए ऐसे क्वेश्चन ना रिटर्न में आपने देखे होंगे, इसलिए मैं ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखिए ऐसे आपको कोई पेड क्लासेस में ऐसे कोई प्रैक्टिस नहीं करता, वहां भी क्या होता है कोर्स वगैरह करवाते हैं और कंप्लीट करवा के छोड़ देते हैं, ठीक है, बट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए ना मैं आपसे कोई चार्जेस देता हूँ यहाँ पे, ना मैं आपको ये क्वेश्चन मेरा ये होता, अगर पेड मतलब सिंपली कह सकता हूँ कि अगर मुझे लगता है कि हाँ मुझे पैसा कमाना है या आप लोगों के नॉर्मल पैसे कमाने के लिए चीजें कर रहा हूँ, तो पहली बात तो मैं ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको मैं पेड रखता, मैं कहता कि 100 रुपए की 10 प्रैक्टिस सेट है 20 रुपए के, बस मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि अभी के टाइम पे क्या होता है ना, प्रैक्टिस जॉब लगने के बाद तो सब चीजें ठीक हो जाती है, ठीक है, बट अभी क्या है आप लोग वैसे ही स्ट्रगल टाइम पे होते हैं, ठीक है, एक एक चीजों को लेके, क्योंकि हमने भी ये लाइन फेस किया था चीजें, ठीक है, तो ये है कि जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बट एक ही होती है कि आप लोग कमेंट करें, साथ में सपोर्ट करें मेरे चैनल में। देखो आपको नेट तो आप यूज करते हैं, बट आपको क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, यहाँ पे लाइक करना होता है, ठीक है, तो लाइक करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट जरूर करें आप लोग, ठीक है। चलिए 11वां है एहोल शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एहोल शिलालेख के बारे में बात कर रहा है। पहला है यह ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, जो एहोल शिलालेख है ना आपका, ये कहाँ पे लिखा हुआ है ब्राह्मणी नहीं, इसकी ब्राह्मणी लिपि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दूसरा है इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल राइट है। तीसरा है इसे रवि कीर्ति ने लिखा है, बिल्कुल ये भी सही है, ये शिलालेख किसने लिखा है, ये रवि कीर्ति ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी भी रहेगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका रहेगा 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट रहेगा, ठीक है। 12वां है गियक और कियाई नामक नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है, नागालैंड में, अल्मोड़ा में, उड़ीसा में, या फिर लद्दाख में। किसकी बात कर रहा है, गियक और कियारी। अब पहली बात ध्यान देना, अल्मोड़ा में तो आज तक आपने ऐसी सुनी नहीं होंगी, तो उसको तो इसकी भी कर दो, पर ये जो गियक और कियारी है, और देखिए अब यहाँ पे नवपाषाण काल के उपयोग, लद्दाख में तो होगा, नागालैंड में नहीं होगा, तो कहां पे होगा, ये होगा आपका लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 13वां है प्राचीन भारत में नीलो पिट्टू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया, किसकी बात, नीलो पिट्टू, ठीक है। पहला है दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की एक शैली है, क्या नीलोपट्टू दक्षिण भारत में निर्माण शैली, एक मंदिरों की निर्माण शैली है, ठीक है, पहला तो ये कह रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगला है राजा की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्ति पत्र, नहीं ये भी नहीं होता है। सार्वजनिक अभिलेखों का, हाँ नीलोपट्टू का मतलब होता है जो सार्वजनिक, प्राचीन भारत में सार्वजनिक अभिलेख होते थे ना, उनका जो रख रखाव था उसको नीलोपट्टू पिट्टू कहा जाता था, तो ये आपका बिल्कुल सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 14वां है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, सम्मिलित करना है। पहला है आपका पुस्तक है, फिर आपके लेखक दिए हुए हैं। पहली बात यहाँ पे दिया है किताब उल रहेला, ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो लिखी गई है इब्न बतूता, बिल्कुल सही है आपका पहला वाला, ठीक है। तुगलकनामा जियाउद्दीन, नहीं ये गलत है आपका। शाहनामा फिरदौसी, ये भी बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला है आपका तहरीक ए हिंद अबू बकर, नहीं ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक और तीन ही सही है आपका यहाँ पे, ठीक है, तो 1 ओनली ओनली यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, राइबोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारतीय गणतंत्रों ने
भारतीय गणतंत्र ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ठीक है। कमल, रथ या पहिया, गुलाब या फिर सारनाथ की लाट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। स्टडी के में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हो जाएगा सारनाथ की जो लाट है ना, वो किसके टाइम की थी? मौर्य राजवंश के टाइम से थी, ठीक है। तो भारतीय गणतंत्र ने उसको क्या किया? अपनाया गया है यहाँ पे। 17वां है, निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या फिर अशोक। इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन, ठीक है। देखिए मैं आपसे फिर से कहता हूं, मौर्य वंश, गुप्त वंश है, उनको दोनों को पढ़ लेना, और साथ में विजयनगर एम्पायर। ये तीन ऐसे हैं जहां से देखिए यूके ट्रिपल एस सी के 25 नंबर की जीएस आती है, जहां पे 3 से 4 नंबर का जो पूछा जाएगा वो हिस्ट्री पूछा जाएगा। उसमें 2 क्वेश्चन आपको प्राचीन भारत से आते हैं, ठीक है। तो आप ये चीजें पढ़ लेना उसमें से। अगला है, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? गाय, चूर्णी, दिनार या फिर पण। तो ये थे आपके पण, ठीक है। तो पण क्या था अगर पूछेगा मौर्य काल में, तो ये क्या? एक प्रचलित विनिमय माध्यम था, ठीक है। विनिमय माध्यम मतलब आदान चीजें जो देते थे इधर उधर, ठीक है। 19वां है, अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? मिहिर भोज प्रथम, कृष्णदेवराय द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, महिपाल प्रथम। तो इसका राइट ऑप्शन है ये है आपका महिपाल प्रथम, ठीक है। तो महिपाल प्रथम जो अरब यात्री अल मसूदी ने इसके शासनकाल में यहाँ पे भारत की थी यात्रा की थी। 20वां है, पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? किसका है? देखिए उपरिका, सैन्य प्रमुख, न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख, मुख्य राजस्व अधिकारी या फिर भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। तो पालों और प्रतिहारों के प्रशासन में उपरिका शब्द का अर्थ यहाँ पे पूछा गया है। तो ये होता था भुक्ति या प्रांत का प्रमुख होता था, ठीक है। उसको कहते थे उपरिका कहा जाता था। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? ये क्वेश्चन तो आपने यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में देखा भी होगा बहुत बार, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए चोल, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार या फिर पांड्य। तो इसमें से कौन कौन से यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष में? 3 थे, ठीक है, त्रिपक्षीय में। तो ये कौन कौन से थे? देखिए पहली बात यहाँ पे पाल थे, ऑप्शन नंबर बी रहेगा पहले, ठीक है। पाल थे, राष्ट्रकूट थे और कौन थे दूसरे? प्रतिहार थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चोल और पांड्य नहीं थे इसमें, ठीक है। 22वां है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज तुगलक की मृत्यु, भारत में पुर्तगालियों का आगमन, कृष्णदेव राय का शासनकाल। अब देखिए इसको अगर आप रिलेट चीजें करते हैं ना, देखिए ऑप्शन से भी आराम से आप लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ऑप्शन से? पहली बात यहां पे देखिए पहला बोला गया भारत में पुर्तगालियों का आगमन, ठीक है। कृष्णदेवराय का शासनकाल। अब देखिए पहली चीज, कृष्णदेवराय का जो शासनकाल था ना और पुर्तगालियों का आगमन। अब विजयनगर एम्पायर जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, विजयनगर एम्पायर हम जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो देखिए तो यहां पे कृष्णदेवराय का जो शासनकाल था ना वो माना जाता है 1509 से लेके 1529, ठीक है, 1529 तक। साथ ही अब पुर्तगाली जो आए थे, पुर्तगीज 1500 से पहले आ चुके थे यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो आप थोड़ा सा रिलेट करिए। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे कब होता है? ये 1300 के आसपास होता है, 1200 के आसपास, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु तुगलक वंश आता है उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे तो चीजों का हल्का रिलेट करेंगे ना, ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या था आपका? पहला देखिए कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले होता है, फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है, फिर भारत में क्या था? पुर्तगालियों का आगमन होता है, ठीक है, फिर कृष्णदेवराय का शासन होता है। तो 1, 2, 3, 4 डायरेक्टली यहाँ पे बन जा रहे हैं, ठीक है। 23वां है, मध्यकालीन भारत के दौरान फणम शब्द का उल्लेख किया गया है। पहनावे के रूप में, पुजारी था, आभूषण था या सिक्के? जो फणम था वो क्या था? मध्यकालीन भारत की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये थे सिक्के। तो फणम क्या थे? एक सिक्के थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 24वां है, लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वाइसराय थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है आपका, ठीक है। अगला है, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल से हुई थी। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कब हुई थी? 1871 में, ठीक है। इसके बाद इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और इन्हें डबलिन में दफनाया गया था। तो ये भी क्या है आपका? ये भी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये भी बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 2, 3, 4 राइट हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपने फ्रीक्वेंटली एग्जाम में देखे हैं तो इनको स्किप मत करना, ये आपके लिए मैं
मैं अच्छी सीरीज चला रहा हूं, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया डेली बेसिस, देखिए वीडियो में डेली डाल रहा हूँ इस आपकी जीएस, जो आप सोचते थे कि मेरे 25 में से 17 आ रहे हैं, 12 14, तो आपके डेफिनेटली 20 नंबर पहुंच जाएंगे अगर आपने डेली बेसिस पे इसको फॉलो किया तो। ठीक है, देखिए 4 से 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के रहते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको फॉलो करेंगे कहीं इन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये नहीं भी मिलेंगे तो इनके जो मैं आपको एक्सप्लेन चीजें बता रहा हूं, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दी थी? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी, सॉरी। देखिए पहली बात अगर मैं देखता हूं, एनी बेसेंट ने भी बाद में क्या किया था, यहाँ पे असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं हुई, आंदोलन किया और कांग्रेस छोड़ दी थी इनकी द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना की द्वारा भी छोड़ दी गई बाद में, बिपिन चंद्र की द्वारा भी छोड़ दी गई, और ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26वां है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? हैदराबाद में, अवध, मैसूर या फिर जूनागढ़ में? तो कहां पे था? तो ये था आपका मैसूर में। ठीक है, 27वां है, पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? ठीक है, जो पेशवाई थी इसको कब समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, जो मराठा एम्पायर पढ़ते हैं ना आप लोग, तो मराठा एम्पायर में आपको यहाँ पे पेशवा दिखता होगा। ठीक है, 1816, 1827, 1818 फिर 1858 में। इसको जो समाप्त कर दिया गया था 1818 में कर दिया गया था। 28वां है, भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहां परिलक्षित होता है? गोवा में, दमन में, पुडुचेरी में या फिर लक्षद्वीप में? देखिए कहीं ना कहीं ये चारों चीजें है ना, ये आपके जो अंग्रेज थे, ठीक है, फ्रेंच था या फिर पुर्तगीज थे, उनके कहीं ना कहीं उनके बीच में रहा था, उनने यहाँ पे राज किया था इन्हीं चीजों पे। ठीक है, तो यहाँ पे खासकर क्या बोल रहा है, फ्रेंच प्रभाव बोल रहा है, तो पुडुचेरी में आपको ज्यादा दिखता है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 29वां है, भारत में निम्न वायसाय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, का जो इंडियन पिनल कोड था, ठीक है, आईपीसी की धाराएं जो थी, सिविल प्रोविजनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को प्रोसीजर जो कोड था, ठीक है, इसको यहाँ पे पारित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हुआ था आपका 1860 के आसपास। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डफरिन? अब देखिए पहली बात, 1858 की जब क्रांति होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन वहां पे पूछता है, उस टाइम पे आपका जो भारत का वायसराय कौन था, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे कैनिंग ही थे, और ये इंडियन पीनल कोड जो आए थे ये भी कैनिंग के टाइम पे आए थे। ठीक है, तो देखिए 2-3 क्वेश्चन रिलेट करे, चीजों को रिलेट करोगे बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने, देखिए अगर आपको लगता है ना कि वायसराय वाली वीडियो में आप लोग फंसते कहीं आपको याद नहीं होते, तो आप सर्च करना, ठीक है, वायसराय वाली वीडियो मैंने बनाई हुई, प्लेलिस्ट में जाना या फिर आप सर्च ही मारना वायसराय भाई सुमित मुरारी, तो वहां पे आपको क्या होगा क्वेश्चन, वहां पे आपको ये जो इंपोर्टेंट जितने वायसराय थे उनका कार्यकाल, उनका पूरा जो टाइम पीरियड होता है, उनके जो इंपोर्टेंट वर्क थे, ठीक है, तो वो मैंने कराया हुआ है, तो आप उसको देख लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 30वां है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी? अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या फिर सी राजगोपालचारी? तो ये थे आपके अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। 31वां है, हमारे सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सप्तऋषि बिग फियर तारामंडल का हिस्सा बनाता है? पहला स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल आपका क्या है, राइट है। अगला है, सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है? ये भी सही है आपका। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी के कक्षाओं के मध्य है? नहीं, ये गलत है। देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, मैंने आपको पहले कहा था जैम, जैसे आप जैम खाते हैं ना, जैम से याद रख लो। मैंने क्या कहा था आपसे, जुपिटर और मार्स के बीच में है, जुपिटर और मार्स के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला इसने, यहाँ पे पृथ्वी बोल दिया, अर्थ नहीं, मंगल तो ठीक है, मार्स तो ठीक है, पर यहाँ पे जुपिटर होगा, यहाँ पे क्या होगा, पृथ्वी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे चीजों को ना जब रेट को याद करेंगे, देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, अब ऐसे कभी भी क्वेश्चन आएगा ना आप फंसेंगे नहीं। जैम खाते हो ना आप लोग, जैम को याद रख लो। जैम मतलब एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है आपकी, क्षुद्र ग्रह जिसको कहते हैं, ठीक है, वो किसका है, जुपिटर और मार्स के बीच में है। तो आपका ये क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरे है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी ये आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। 32वां है, सियाचिन हिमनद कहां स्थित है? अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 के प्री एग्जाम में ही पूछा गया था। ठीक है, तो प्री जो होता है यूपीएससी का, सीएससी का, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सियाचिन से रिसेंट में काफी क्वेश्चन पूछा रहे हैं, हर स्टेट के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो इनको भी आप टारगेट करेंगे। देखिए ये आपके नुब्रा घाटी के उत्तर में, जैसे आपका यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे नुब्रा घाटी, इसके उत्तर में आपको यहाँ पे सियाचिन मिलेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, पुराणों में किस नदी को मैकल पर्वत या फिर मैकाल पर्वत की कन्या
मैकलसुता कहा गया है? नर्मदा को, ताप्ती, गोदावरी या फिर बेतवा को? तो ये कौन सी रिवर है? तो ये आपकी नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए। 34वां है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? मेरिट जो आपका भूमध्य रेखा है, ठीक है, सॉरी, मालदीव, गवान, ब्राजील, सोमालिया, स्पेन, इंडोनेशिया, टोगो, कॉन्गो, मालदीव, मैक्सिको, भारत या केन्या? देखिए पहली बात तो भारत से तो यहाँ पे भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, हमारे देश से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद अब आप जब मैप बनाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? मालदीव वगैरह मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंडोनेशिया, सुमात्रा वगैरह इंडियन दिखते हैं। तो अगर आपको थोड़ा ही पता है ना कि भूमध्य रेखा जब आती है, ठीक है, तो वो कौन कौन से देशों से गुजराएगी? तो ये मालदीव, गयावान और ब्राजील। तो ब्राजील कहाँ पे है? जो साउथ अमेरिका के अंतर्गत आप देखेंगे तो आपको ब्राजील मिलेगा। तो ब्राजील से एस टाइप से आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा भारत है इस टाइप से। तो ये आपकी क्या है? भूमध्य रेखा है। अगला है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 35वां है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह जो संघ है, ठीक है, उसका कर्तव्य क्या है? आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग कह रहा है यहाँ पे। देखिए पहली बात, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति की राज्यों की रक्षा करना। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, संघ की कार्यकारी शक्तियों को किसी भी राज्य में विस्तारित करने की अनुमति देना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। घोषित करें कि राज्य की विधायिका की शक्तियां संसद के अधिकार के तहत, या नहीं, ये भी नहीं होता है। और संसद को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी जाति मूलवंश नहीं, ये भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36वां है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता? ठीक है, अब देखिए राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं आपके, ठीक है। जो आपका राज्यसभा है उसको क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। 6 साल का यहाँ पे मेंबर का टेन्योर रहता है, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 डेटा याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करता है। उपराष्ट्रपति क्या कार्य नहीं करता कह रहा है? देखिए पहली बात तो जो उपराष्ट्रपति है ना, वही राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है, ठीक है। राज्य पहला कह रहा है राज्यसभा का सभापतित्व नहीं, ये नहीं करता है, पूछा गया, ठीक है, ये सही है। अगला है राज्यसभा का 17वां। अगला है लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता, राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण। तो इसमें से उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है? सभापति के रूप में कौन सा नहीं करता है, ठीक है। तो ये कौन सा नहीं करेगा? लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 37वां है कि संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? कोई भी ना संवैधानिक सरकार जो होती है उसके 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं, ये पूछा गया है। स्थिरता व स्वतंत्रता, स्वतंत्रता व समानता, समानता और बंधुत्व, स्थिरता और न्याय। तो इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए स्थिरता और स्वतंत्रता होता है किसी भी संवैधानिक सरकार के, ये आधारभूत मूल्य होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ठीक है, अब परिसंघीय की यहाँ पे बात करेगा तो पहला देखिए कह रहा है संविधान लिखित और अगम्य हो है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। इसमें से कौन सा यहाँ पे बोला गया है कि जो भारत में का संविधान परिसंघीय है? हम कैसे कह सकते हैं, याद करेंगे, ठीक है। देखिए इसके लिए 2 चीजें होती है। पहली बात तो हमारी जो केंद्र है और राज्य सरकारें हैं, इनके बीच में ना शक्तियों का विवरण, तो ये हमारे संविधान में ऑलरेडी है, लिखा हुआ है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो यही जो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसी से क्या है, भारत का एक संविधान जो है परिसंघीय है। वहां पे एक ही सेंटर की नहीं चलती है, सेंटर अपने हिसाब से लॉ बनाता है, राज्य अपने हिसाब से लॉ बनाता है, इसलिए शक्तियों का क्या है, दोनों में वितरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। 39वां है, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? ठीक है, अब देखिए किसकी बात कर रहा है? लोकसभा भंग करने की बात हो रही है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश, संसद, केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर प्रधानमंत्री, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है आपका ये है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है। उसके अनुशंसा पे ही यहाँ पे क्या होते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। अगला है, लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है केंद्रीय गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर संसदीय मामलों के मंत्रालय। इसका राइट ऑप्शन है आपका लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है लोकसभा अध्यक्ष। अभी के टाइम पे कौन है हमारे लोकसभा के अध्यक्ष? कौन है? ओम, ठीक है, ओम बिरला जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वां है, निसार
मिशन इसरो तथा किसके मध्य संयुक्त परियोजना है? देखिए एक चीज याद रखना हमेशा, ठीक है, यहाँ पे देखिए नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा? निसार किसका है? मिशन इसरो और नासा का है। और नासा का, इसरो कहाँ की है? इंडिया की है, स्पेस एजेंसी है। और यहाँ पे जो नासा है आपका NISR, देखिए नासा इसरो संयुक्त यहाँ पे स्पेस मिशन है, तो नासा बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। 42वां है द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? आशीष कुंद्रा, शांतनु गुप्ता, जयदीप मुखर्जी या फिर रस्किन बॉन्ड? इसका राइट ऑप्शन है आपका, देखिए द गोल्डन ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट बुक है, उत्तराखंड के प्रोस्पेक्ट में बुक काफी पूछी जाती है, तो ये है रस्किन बॉन्ड की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43वां है उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? देखिए घराना पूछ लिया गया है, संगीत के रिलेटेड घराने पूछे जाते हैं खासकर। देखिए यूके SSS की बात तो मैं नहीं करता हूं, बट SSC के एग्जाम दे रहे हैं आप लोग या रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे घराने काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस्ताद आमिर खान ग्वालियर घराने से थे, इंदौर से थे, लखनऊ से थे या फिर भोपाल से थे? तो ये थे आपके इंदौर घराने से, ऑप्शन नंबर बी होगा। 44वां है व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डेविड स्टर्न, ग्रेवियल आमर्ट, रॉबर्ट डॉल या फिर कैटलिन के द्वारा? तो ये किया गया था आपका डेविन स्टर्न के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 45वां है टापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखिए टीपू सुल्तान की बात नहीं कर रहा है, टापू लोक नृत्य की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? तो राइट ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है 46वां फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी का की कुल लंबाई कितनी है? तो रिसेंट में आपने देखा होगा यूके SSS डेटा बहुत ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको लेंथ पता होनी चाहिए। रिसेंट में मैंने आपको चिनाव रिवर के बारे में बताया था, चिनाव जहां पे ब्रिज बना हुआ है अभी, ठीक है, आर्क टाइप, तो उसका भी जो लेंथ थी ना उसको भी पढ़ लेना, कितने हाइट पे बना हुआ है, उसकी लेंथ कितनी है। तो 1.3 किलोमीटर की लेंथ है रेलवे ब्रिज की, ठीक है। और वो 100 साल तक भी उस ब्रिज पे अगर मेंटेनेंस नहीं भी होता है तो चीजें क्या होंगी? सही रहेंगी वहां पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट में लिखेंगे फाल्गु नदी किस राज्य में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है आपका 441 मीटर, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन है, अब आ चुके हैं आपके इकोनॉमी के क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश का परिणाम नहीं था? ठीक है, परिणाम नहीं था बोल रहा है, ठीक है। पहला है निर्जलीकरण तथा शहर एवं नगरों का विनाश, बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हुई थी, कृषि पर दबाव बढ़ा था, या फिर आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था यहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा परिणाम कह रहा है? हस्तशिल्प उद्योग के विनाश का परिणाम यहाँ पे नहीं था, तो कौन सा नहीं होगा? देखिए तो आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था है, इससे क्या हुआ था? हस्तशिल्प जो उद्योग था ना वो बड़ा था, फला फूला था, क्योंकि गांव के अंदर चीजें जो होती हैं लोग क्या करते हैं, कम पैसे में ज्यादा कार्य करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो चीजें आत्मनिर्भर हो जाती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा विनाश का कारण नहीं है। ये तीन तो विनाश के कारण थे, बट यहाँ पे आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं क्या विनाश का कारण नहीं थी, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाहरी निर्धान में निवल वृद्धि का योग, चालू व्यय और चालू राजस्व का योग, मौद्रिक घाटे और बजट घाटे का योग, भारतीय रिजर्व बैंक के संघ सरकार द्वारा किए गए निर्धान में हुई निवल वृद्धि। तो संघीय बजट जो होता है ना आपका, उसमें राजकोषीय घाटे का अर्थ यहाँ पे पूछा गया है क्या होता है, तो ये होता है आपका बजट घाटा जो होता है आपका, ठीक है, और आंतरिक तथा बाहरी निर्धान में निवल वृद्धि का योग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? देखिए ये होने को तो एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, और बायोलॉजी में भी ये दोनों जगह पूछ लिया जाता है, बट ये क्वेश्चन आपको स्ट्रेटेजी के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस का पोर्शन नहीं है, बट एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरल साइंस लिखा हुआ है, तो 10th तक की साइंस तो पूछ ली जाती है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 7th 8th का है। चलिए, तो कागज का भोजन एवं पादप अवशिष्ट कीटनाशक या फिर कास्ट एवं सेलुलोज। तो देखिए जो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक यहाँ पे नहीं है पूछा गया ना, वो आपका कीटनाशक नहीं होता है, बाकी कागज है, भोजन और पादप अवशिष्ट है, और कास्ट और सेलुलोज है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। पहला है उष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा, उष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा, न्यूटन के द्वितीय नियम द्वारा, या फिर न्यूटन के तृतीय नियम द्वारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा, ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। आपका स्कोर कितना बना आप कमेंट करके बताएंगे, साथ में वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। साथ ही साथ देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो साथ ही ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, और इसे मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।